जी स्टूडेंट्स, हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी को डिस्कस कर रहे थे और इसको दोबारा जो हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी है, इससे मुराद ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने डेटा और प्रोग्राम्स जो कि उसके अंदर स्टोर होते हैं उसके साथ साथ उसने उनकी सिक्योरिटी को भी मैनेज करना होता है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी है वो वाया यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू जो मैनेज की जाती है। हर यूज़र का अपना जो यूज़र नेम और उसकी आईडी होती है और जो मल्टीपल यूज़र्स हैं वो अपना यूज़र नेम और जो पासवर्ड है, यूज़र नेम या यूज़र आईडी या उसका जो पासवर्ड है उसको याद रखते हैं। तो वो कहता है कि जो यूज़र नेम और यूज़र आईडी है, यहाँ से हम यूज़र को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा यूज़र है। तो हर यूज़र की वर्किंग सेपरेटली ऑपरेटिंग सिस्टम ने स्टोर करनी होती है और एक दूसरे यूज़र्स की जो वर्किंग है वो किसी और यूज़र की प्रोफाइल के अंदर शो नहीं की जाती। इसको एडमिनिस्ट्रेटिंग सिक्योरिटी का नाम दिया जाता है। तो पासवर्ड जो है ये भी प्राइवेट, हर यूज़र का अपना अपना पासवर्ड होता है और ये कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स आप समझ लें जो कि सीक्रेट करैक्टर्स होते हैं, जो कि हम दूसरों को नहीं बताते ताकि हमारी फाइल्स जो वो सेफ रहे। सो कहते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कैन आल्सो डिफाइन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सेस फॉर डिफरेंट यूजर्स। मुख्तलिफ यूजर्स के लिए जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो उनके लिए डिफरेंट रूल्स जो वो प्रोवाइड करता है, डिफरेंट जो वो एक्सेस लेवल्स जो वो उनको प्रोवाइड करता है कि ये यूज़र है ये वर्किंग कर सकता है, ये हम फाइल्स के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है, या फलां यूज़र है वो फाइल्स के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। तो हर यूज़र का एक राइट जो वो उसको असाइन किया जाता है, उसको परमिशंस अलाट की जाती हैं कि कौन कौन सा यूज़र क्या क्या किस किस तरह की वर्किंग परफॉर्म कर सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे आप नादरा के ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ वो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका डाटा एंटर कर सकते हैं। वो जो पहले से मौजूद डाटा है उसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर आपने अपना एड्रेस चेंज करवाना है तो वो फिर आपको जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो मैनेजर है, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। जो वहाँ पर डाटा एंट्री के जो ऑपरेटर्स हैं वो किसी का डाटा डिलीट भी नहीं कर सकते, वो किसी का डाटा इवन व्यू भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ डाटा फ्रेश डाटा एंटर कर सकते हैं। सो इस तरह की मुख्तलिफ तरह की जो परमिशंस होती हैं वो यूज़र्स को अलाट की जाती हैं कि कौन कौन सा यूज़र किस किस लेवल की वर्किंग परफॉर्म कर सकता है। सो वो कहते हैं कुछ यूज़र्स होते हैं जिनको फुल एक्सेस प्रोवाइड कर दी जाती है कि वो कंप्यूटर के साथ लगे हुए तमाम रिसोर्सेज तक जो उनकी एक्सेस है वो हर तरह का काम कर सकते हैं। जबकि जो कुछ यूज़र्स होते हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उनको स्पेसिफिक जो वो टास्क तक जो वो उनको रोक लिया जाता है कि ये बस यही स्पेसिफिक वर्किंग कर सकते हैं और बाकी वर्किंग जो वो परफॉर्म करने के लिए उसको जो यूज़र है जिसके पास फुल एक्सेस है उसके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो सिक्योरिटी है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। फिर यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र इंटरफेस में क्या है, वो कहता है कि यूज़र इंटरफेस बेसिकली क्या होता है कि वो हमें बताता है कि हमने अपने डेटा को किस तरह से कंट्रोल करना है, या जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमने जो उसके अंदर किस तरह से एंटर करनी है और जो इंफॉर्मेशन है वो हमें स्क्रीन पे किस तरह से डिस्प्ले करनी है। इसको यूज़र इंटरफेस का नाम दिया जाता है। A user interface control how you enter data and instructions and how the information is displayed on the screen. इसको यूज़र इंटरफेस का नाम देते हैं। वो कहता है कि with a graphical user interface GUI you interact with menus and visual images। ये जो आजकल हमारे पास इंटरफेस है इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहा जाता है, जिसके अंदर हमें जो बहुत सारे इमेजेस जो नज़र आने को मिलते हैं, बहुत सारे जो मेन्यूज़ यहाँ पर मौजूद होते हैं, बहुत सारी कमांड्स हम यहाँ पर जो सेलेक्ट करते हैं और उन कमांड्स को इशू करते हैं। तो हमारे पास तीन जो मेजर जो यूज़र इंटरफेसेस हैं वो अवेलेबल हैं। सबसे पहला जो यूज़र इंटरफेस है वो है कमांड लाइन इंटरफेस, CLI इसको कहा जाता है। वो कहता है विद द कमांड लाइन इंटरफेस यूजर यूजेस द कीबोर्ड टू एंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ये आपको पिक्चर इसकी नज़र आ रही है। इसमें जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है इसके अंदर ब्लैक
कलर का जो वो बैकग्राउंड होता है और वाइट कलर का टेक्स्ट हो सकता है या ग्रीन कलर का हो सकता है या ब्लू हो सकता है या किसी भी कलर का टेक्स्ट हो सकता है। और हम जितनी भी कमांड्स देते हैं वो इस तरह से मुख्तलिफ टेक्स्ट की फॉर्मेट के अंदर कमांड्स देते हैं और कमांड देने के बाद हम एंटर की प्रेस करते हैं और हमारी वो कमांड एग्जीक्यूट की जाती है। इस तरह का जो इंटरफेस होता है जिसके अंदर किसी किस्म की आपको कोई पिक्चर्स नज़र नहीं आती है, जिसमें कोई मेन्यूज आपको नज़र नहीं आते और सिर्फ आपको टेक्स्ट ही नज़र आता है। जो फाइल्स के नेम होते हैं वो भी आपको टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर ही नज़र आते हैं। जैसे ये देखें, ये लिस्ट ऑफ फाइल्स आपको नज़र आ रही हैं, तो आपको बताया जा रहा है कि ये एक फ़ाइल है, इसका साइज़ ये है, ये एक फ़ाइल है, इसका साइज़ ये है। तो मुख्तलिफ जो हो फाइलें भी जो हो आपको टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर जो हो नज़र आ रही हैं। कोई किसी किस्म के कोई ग्राफिकल जो वो आपको उसका इंटरफेस नज़र नहीं आता, तो उस इंटरफेस को कमांड लाइन इंटरफेस का नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है, वो कहता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, हाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स द प्रोग्राम डायरेक्टली अफेक्ट्स योर प्रोडक्टिविटी। कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं उनको किस तरह से जो वो अफेक्ट करता है या उनको डायरेक्टली किस तरह से जो वो मैनेज करता है। तो इसके लिए वो कहता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे पास मुख्तलिफ टाइप के जो वो बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनको सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र का नाम दिया जाता है। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम थे। सिंगल यूज़र से मुराद ये कि जिनमें एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज़र जो है वर्क करता है और उसके अंदर हम मल्टीपल यूज़र्स नहीं बना सकते। उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया जाता है। मल्टी यूज़र का मतलब ये है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके अंदर हम मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं और वो हर यूज़र का डाटा इंडिविजुअली सेव करते हैं, उसको मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया जाता है। फिर वो कहते हैं सिंगल टास्किंग एंड मल्टी टास्किंग आ जाते हैं। सिंगल टास्किंग से मुराद ये कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और दूसरा टास्क तब तक परफॉर्म नहीं करते जब तक कि आप पहला जो वो टास्क कंप्लीट नहीं कर लेते। उनको सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। मल्टी टास्किंग से मुराद ये कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिनमें मल्टीपल टास्क्स आप रन कर रहे हैं और मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हमारे चल रहे होते हैं उनको मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया जाता है। और मल्टीटास्किंग को परफॉर्म करने के लिए वो कहता है फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। यानी वो प्रोग्राम जिसके अंदर आप करंटली वर्किंग कर रहे हैं वो जो प्रोग्राम है वो फॉरग्राउंड में होगा और बकिया जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बैकग्राउंड के अंदर कर दिए जाते हैं। फिर इसी तरह से मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, यानी वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मल्टीपल प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता है। ये भी मैंने आपको जो पढ़ाया था। सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम से मुराद ये कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेसर को सपोर्ट करते हैं। लाइक जैसे मैंने बताया था विंडोज 98 जो थी वो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थी, वो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी उसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स को सपोर्ट करने की फैसिलिटी नहीं थी। जबकि विंडोज एक्सपी और फिर बाद में जितने भी वर्जन आए हैं वो सारे के सारे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम थे। सो ये जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें वो थोड़ा सा एलैबोरेट कर रहा है कि फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड प्रोग्राम्स का क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर अगर इस फर्स्ट स्क्रीन पे देखें तो वो कहता है कि ये टास्क बार का बटन है, ये हमारे मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं जो कि रन हो रहे हैं। अब जो फॉरग्राउंड पे हमारा प्रोग्राम है वो ये वाला है, ये एक इमेज व्यूअर है जो कि हमें नज़र आ रहा है। जबकि ये जो बाकी के तीन प्रोग्राम्स हैं ये तीनों ये किधर हैं, ये मिनिमाइज हुए हैं और ये बैकग्राउंड में। तो इस तरह से वो कहता है कि जो मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं उनको जो मैनेज किया जाता है, एक प्रोग्राम जो है जिसमें करंटली यूज़र वर्क कर रहा होता है वो फॉरग्राउंड पे होता है और जो बकिया प्रोग्राम्स होते हैं वो बैकग्राउंड पे होते हैं। तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी थी, ये कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की किस किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो मौजूद हैं, ये कैटेगरीज हमने पढ़नी है। और कैटेगरीज के बाद फिर जो लास्ट टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर में रह जाएगा वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स का रह जाएगा। उसके बाद फिर हम जो डेटा कम्युनिकेशन और जो नेटवर्क का चैप्टर है उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। सो कहते हैं कि जो
डिफरेंट कैटेगरीज के जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें वो कहता है एक तो स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है और तीसरा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भी दिया जाता है। तो सबसे पहले हमने स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम को जो डिस्कस करना है कि ये स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। कहते हैं स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ, नोटबुक कंप्यूटर के साथ या मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस के साथ वर्किंग करते हैं। और जो इनकी एग्जांपल्स हैं वो डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसकी एग्जांपल मैंने अभी भी आपको यहाँ पर ये जो स्क्रीन दिखाई थी ये वाली, ये बेसिकली डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जिसके अंदर हमारी जो कमांड्स, जो टेक्सचुअल कमांड्स जो जिसके अंदर जो हम इशू करते हैं, तो जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी बिल्कुल इसी तरह का होता है। फिर उसके बाद हमारे पास विंडोज़ आ जाती है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, यूनिक्स है और लिनक्स है। तो सबसे पहले हमारे पास वो कहता है कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कहता है इट इज़ डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया था और 1980s में जो इसको डेवलप किया गया था। सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी इसके अंदर मल्टीपल यूज़र्स हम नहीं बना सकते, बस एक वक्त में एक ही यूज़र जो वर्किंग कर सकता है और दूसरा यूज़र हम इसके अंदर क्रिएट नहीं कर सकते। सिंगल टास्किंग है, यानी एक वक्त में सिर्फ एक ही टास्क हम रन कर सकते हैं। दूसरा टास्क या दूसरा प्रोग्राम अगर आपने चलाना है तो आप पहले प्रोग्राम को क्लोज करेंगे और फिर दूसरा प्रोग्राम रन करेंगे। इसीलिए इसको सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया जाता है। और इसकी जो कमांड्स हैं, चूँकि ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी इसके अंदर ये कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसके अंदर सारी की सारी कमांड्स हम एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें हमें किसी किस्म का कोई ग्राफिकल या विजुअल जो वो हमें इसके अंदर इसके कंटेंट्स जो वो नज़र नहीं आते। सेट ऑफ कमांड्स यहाँ पर कुछ लिखी गई हैं। DIR वो कहता है डायरेक्टरी देखने के लिए, यानी अगर आप लिस्ट ऑफ फाइल्स को देखना चाहते हैं। MD मेड डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी बनाने के लिए कमांड होती है, यानी फोल्डर क्रिएट करने के लिए कमांड होती है। CD एक फोल्डर से एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए इस्तेमाल होती है। चेंज डायरेक्टरी इसको कहा जाता है। कॉपी, अगर आप एक फाइल को कॉपी करना चाहते हैं किसी दूसरी लोकेशन पे, तो उसको फिर हम कॉपी की कमांड जो वो इशू करते हैं। डेट एंड टाइम की कमांड्स भी होती हैं जो कि मुख्तलिफ तरह की डेट और टाइम की जो कमांड्स हैं, डेट और टाइम जो वो देखने के लिए आप इसको जो वो इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है जो कि स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट थी और जो बहुत ज़्यादा जो कॉमनली इस्तेमाल होता है वो कहता है फास्टेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये GUI हमें प्रोवाइड करता है। जो पहला वर्जन इसका रिलीज़ किया गया था विंडोज़ 1.0 था, जो कि नवंबर 1985 में रिलीज़ किया गया था। और विंडोज़ के डिफरेंट वर्जन्स जो यहाँ पर जो वो सीक्वेंस के साथ लगाए गए हैं। लेफ़्ट टू राइट जो इसके वर्जन्स जो यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं कॉमन वर्जन्स। वो कहते हैं विंडोज़ 3.1, उसके बाद फिर विंडोज़ 95 आई, फिर 98, फिर 2000, फिर XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, 8, 10। तो इस तरह से जो इसके डिफरेंट वर्जन्स जो इंट्रोड्यूस होते चले गए। अब हमारे पास विंडोज़ के कुछ नए फीचर्स हमने जो वो डिस्कस करने हैं कि वो फीचर्स कौन कौन से हैं। तो वो कहता है कि जो विंडोज़ 10 है उसको जो रिसेंटली जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो रिलीज़ किया है, जो कि जुलाई 29, 2015 में जो वो रिलीज़ किया गया था। ये मोस्ट एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो कहता है कि बेटर सिक्योरिटी और इम्प्रूव्ड ग्राफिक्स कैपेबिलिटी के साथ जो वो हमें प्रोवाइड किया गया है। यहाँ कुछ जो इसके फीचर्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। वो कहता है कि विंडोज़ 8.1 और 10 के जो कॉमन फीचर्स हैं वो यहाँ पर जो लिस्ट आउट किए गए हैं। तो वो कहता है कि जो स्टार्ट स्क्रीन है वो ज़्यादा ईजियर है और वो टाइल साइज़ के अंदर जो दी गई है। जो विंडोज़ के पुराने वर्जन्स थे उसमें यूँ होता था कि एक
जब हम स्टार्ट का बटन प्रेस करते थे तो यहाँ पर एक बार आती थी और वो इसी में जो वो स्क्रॉल करना होता था हमने प्रोग्राम्स को। जबकि जो टाइल साइज है इसमें वो कहता है कि अगर आप ये यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर देखें तो इसमें गालिबन ये देखेंगे टाइल साइज के अंदर जो वो आपको ये विंडोज जो वो का जो स्टार्ट मेन्यू है वो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से भी आप अपने प्रोग्राम्स को चूज़ कर सकते हैं। पहले ये वाला जो पोर्शन है ये हमें नज़र नहीं आता था, बस ये इस तरह से एक बार होती थी, स्टार्टअप बार इसको कहते थे, जो पॉपअप मेन्यू यहाँ से ओपन होता था स्टार्ट बटन से, तो ये बस टॉप और बॉटम जो मूव कर सकता था। अब उन्होंने ये टाइल फॉर्मेट के अंदर जो हमें टाइल साइज के अंदर वो कहता है कि स्टार्टअप स्क्रीन जो वो हमें दे दी है। विद सपोर्ट फॉर इनपुट थ्रू द टच माउस एंड कीबोर्ड, वो कहता है टच स्क्रीन भी जो इसमें अवेलेबल है और माउस और कीबोर्ड भी अवेलेबल है। स्टार्ट बटन जो है वो कहता है कि इसमें बैक कॉल कर लिया गया है। जो विंडोज़ 8.1 थी उसमें स्टार्ट बटन नहीं था। ईजियर एक्सेस टू ऑल एप्लीकेशन स्क्रीन, वो कहता है कि जो हमारी जो तमाम की तमाम एप्लीकेशंस थी उसके लिए एक इजी स्क्रीन जो प्रोवाइड की गई है। बेटर सर्च मीन्स कि अगर आप कोई भी सर्च करना चाहते हैं, अपनी कोई फाइल को, अपने प्रोग्राम को सर्च करना चाहते हैं, वो आप सर्च कर सकते हैं। वो कहता है कि दो एप्लीकेशंस को हम साइड बाय साइड जो रन कर सकते हैं ज़्यादा इजीली। इन्हांस सिक्योरिटी थ्रू विंडोज़ डिफेंडर, विंडोज़ डिफेंडर एक एंटीवायरस प्रोग्राम जो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। सो इस वजह से हमें कोई इसमें एंटीवायरस जो प्रोग्राम इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, विंडोज़ का अपना जो एंटीवायरस प्रोग्राम इसके अंदर मौजूद है। जैसा कि आपको पता है कि जो एंटीवायरस प्रोग्राम्स होते हैं वो फ्री नहीं होते, वो शेयरवेयर प्रोग्राम होते हैं और 1 मंथ के बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। सो विंडोज़ डिफेंडर में वो कहता है इस तरह की कोई जो प्रॉब्लम नहीं है। अगर विंडोज़ 10 आपने इंस्टॉल की हुई है तो उसके अंदर विंडोज़ डिफेंडर ऑलरेडी जो मौजूद होता है, आपको कोई एंटीवायरस करने की ज़रूरत नहीं, वो अपना जो उसका एंटीवायरस प्रोग्राम है। फायरवॉल है, फायरवॉल बेसिकली आगे जब हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स को पढ़ेंगे तो उसमें फिर आपको पता चलेगा कि फायरवॉल क्या होती है। ऑटोमेटिक अपडेट का मैंने आपको बता दिया, तो विंडोज़ ऑटोमेटिकली जो वो अपडेट होती है। ये फीचर जो विंडोज़ 7 के अंदर भी था, जबकि ये फीचर विंडोज़ 10 के अंदर भी मौजूद है। रीडिज़ाइन द विंडोज स्टोर, वो कहता है विंडोज स्टोर को जो रीडिज़ाइन किया गया जिसके अंदर न्यू फीचर्स हैं, और लाइक जिस तरह से आप प्ले स्टोर को देखते हैं अपने मोबाइल डिवाइस के अंदर, वैसे ही इसके अंदर विंडोज स्टोर है और वहाँ से आप एप्लीकेशन जो इंस्टॉल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं, फोटोज़, फाइल्स, और विद वन ड्राइव पे आप ऑटोमेटिकली स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह से लाइक जैसे गूगल फ़ोटोज़ होती हैं, गूगल ड्राइव है, तो हम अपने डिवाइस के कंटेंट्स ऑनलाइन जो वो स्टोर करते हैं, वैसे ही वो कहता है कि वन ड्राइव का ऑप्शन जो मौजूद है, आप अगर अपने डॉक्यूमेंट्स को वन ड्राइव पे सेव करना चाहें तो वहाँ पे सेव कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट का होना ज़रूरी है। हेल्प एंड टिप्स ऐप है जो कि स्टार्ट स्क्रीन पर जो वो आपको नज़र आ जाती है, जो कि मुख्तलिफ तरह की हेल्प और टिप्स जो वो आपको प्रोवाइड करती है। और फिर वो कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एज को जो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ये वेब ब्राउज़र है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 जो इसके अंदर ऐड किया गया है, ये भी ब्राउज़र है। सो वो कहता है कि 2 ब्राउज़र्स जो वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं विंडोज़ 10 के अंदर, ताकि आपको गूगल क्रोम को इंस्टॉल ना करना पड़े। ये इसकी फर्स्ट स्टार्टअप स्क्रीन थी। जब आप विंडोज़ के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये इसका मेन्यू जो वो ऑन होता है। इसके अलावा हमारे पास फिर मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। ये एप्पल की जो प्रोडक्ट है, और वो कहता है कि ये जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसने कि हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड किया था, और ये 1984 के अंदर रिलीज़ किया गया था, जबकि विंडोज़ जो थी वो 1985 में रिलीज़ की गई थी। सो जो पहला GUI ऑपरेटिंग सिस्टम था वो मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम ही था। उसके बाद विंडोज़ को जो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। सो एप्पल का जो न्यूएस्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैक OS 10.15 है, जो कि अक्टूबर 2019 के अंदर जो रिलीज़ किया गया। इसके अलावा वो कहता है कि मैक OS कैटालिना, ये भी जो वो इसको जो वो कहा जाता है इस वर्जन को। सो कहता है दिस इज़ द 15th मेजर रिलीज ऑफ द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये वो कहता है कि 15वीं जो वो अपने वर्जन की रिलीज़ थी जो कि एप्पल ने जो की थी।
फिर उसके बाद ये आपको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक स्क्रीन नज़र आ रही है। ये लाइक जिस तरह से विंडोज़ है वैसे ही जो वो ये भी होता है, लेकिन ये बेटर सिक्योरिटी जो वो आपको प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर आमतौर पर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया जाता, क्योंकि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी प्रोग्राम्स होते हैं। ये उनके अपने जो एप्पल के कंप्यूटर्स हैं उन पर ये इंस्टॉल होता है। ये हमारे ये जो करंटली यहाँ पर जो अवेलेबल हैं जो पीसीज हैं, इन पर ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो सकता। ये जो एप्पल ब्रांड के हम कंप्यूटर्स लेते हैं उन्हीं पर ये इंस्टॉल्ड फॉर्म के अंदर आते हैं, और इनके अपने स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम इन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी के जो हर एक प्रोग्राम को इस पर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो एप्पल जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर कमी जो देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमारे पास यूनिक्स और लिनक्स आ जाते हैं। यूनिक्स का वो कहता है कि यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बेल लैबोरेटरीज में 1970 में जो डेवलप किया गया था। सो वो कहता है कि इसकी दोनों वर्जन्स अवेलेबल हैं, कमांड लाइन इंटरफेस भी अवेलेबल है और GUI इंटरफेस भी अवेलेबल है। सन माइक्रो सिस्टम ने और वो कहता है कि IBM ने जो पीसी सेल किए उन पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पहले इंस्टॉल करके जो दिया जाता था उनको। फिर इसी तरह से लिनक्स है, ये एक ओपन सोर्स और पॉपुलर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स टाइप का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और 1971 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको ये भी कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दोनों इंटरफेसेस में ये अवेलेबल है। दोनों में से जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं। और वो कहता है इसकी जो पॉपुलर जो इसके वर्जन हैं वो एक रेड हैट है और दूसरा कैल्डेरा है। चूँकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इसलिए यूजर्स जो वो इसकी जो सोर्स फाइल है ये इंटरनेट से डाउनलोड करके और स्टैंडर्ड के मुताबिक इसके अंदर ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं और अपने नाम से इसको जो वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आपको मैंने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो पढ़ाया था। फिर उसके बाद क्रोम OS है। क्रोम OS वो कहता है कि ये भी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि गूगल ने जो इंट्रोड्यूस करवाया था। और वो कहता है यूज फॉर हु स्पेंड देयर मोस्ट टाइम ऑन द वेब। ज़्यादातर जो लोग वेब पे जो गुजारना चाहते हैं वो जो वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो इंस्टॉल करते हैं। और वो कहता है कि ये जो क्रोम वेब स्टोर के थ्रू जो वो ये अवेलेबल है। डेटा जो स्टोर होता है इसमें ये गूगल ड्राइव के अंदर स्टोर होता है। और जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं इसके अंदर वो क्रोम ब्राउज़र है, मीडिया प्लेयर है और फाइल मैनेजर है। सो कहते हैं लैपटॉप दैट रन क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड क्रोमबुक। यानी वो लैपटॉप्स जो कि क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं उनको क्रोमबुक का नाम दिया जाता है। उसके बाद फिर हमारे पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। बुक पे ये दोनों नामों से ये टॉपिक हो सकता है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। सो इसमें वो कहता है विंडोज सर्वर 2012 है, OS X सर्वर है, यूनिक्स है, लिनक्स, सोलारिस और नेटवेयर है। सो सबसे पहले जो वो हम विंडोज सर्वर 2012 को जो वो देखते हैं। सो वो कहता है कि विंडोज सर्वर 2012 क्या है। बेसिकली वो कहता है कि ये एक अपग्रेडेड वर्जन है विंडोज 2008 R2 सर्वर का। बेसिकली जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ये नेटवर्क को मैनेज करने के लिए हम अपने कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करते हैं। यानी अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए हमें अपने सर्वर कंप्यूटर पर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है। ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि ये ज़्यादा पावरफुल होता है, वर्सटाइल है और फुली फीचर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीपल एडिशंस इसके जो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। वो कहता है फाउंडेशन एडिशन है, एसेंशियल है, स्टैंडर्ड है और डेटा सेंटर है। मोस्ट एडिशंस इंक्लूड द Hyper-V, a virtualization technology. Virtualization is used to create the virtual hardware platform, operating system, storage device और network resources. तो वो कहता है कि एक virtualization बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें कि हम virtual हार्डवेयर प्लेटफॉर्म और ऑपरेटिंग सिस्टम और स्टोरेज डिवाइसेस को क्रिएट करते हैं। लाइक जिस तरह से आपने वर्चुअल मेमोरी को पढ़ा था कि ऐसी मेमोरी जो कि
रैम की जो हेल्प आउट करती है और एडिशनल रैम का काम करती है। वो अगरचे रैम होती नहीं है लेकिन वो रैम का काम ज़रूर करती है, वो रैम की वर्किंग जो वो आसान कर देती है। सो इसी तरह से वो कहता है कि विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो वो जो सर्वर 2012 वर्जन है उसके अंदर जो वो हाइपर वी की टेक्नोलॉजी जो ये एडिशन भी जो वो शामिल किया गया और आप विजुअलाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी है इसको इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास वो कहता है कि जो यूनिक्स है और लिनक्स है ये वही हैं दो जो मैंने आपको स्टैंड अलोन बताए। ये इनके दोनों वर्जन्स अवेलेबल हैं, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम भी हैं और ये जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी हैं। तो आप यहाँ पर जो कि स्लाइड जो कॉपी पेस्ट की गई है सो ये बेसिकली सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही ये आएंगे। वर्किंग जो वो इनकी वही है, वो कहता है यूनिक्स जो है एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। यानी इसके दो वर्जन है, एक तो ये कि ये स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम ही है और एक वर्जन इसका जो कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी आपने यूनिक्स सर्वर इंस्टॉल करना है या आपने यूनिक्स स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, दोनों की चॉइस है आपके पास। सो वो कहता है कि हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो मल्टी यूजर एनवायरनमेंट के अंदर जो हमें प्रोवाइड करता है। फिर इसी तरह से वो कहता है कि मल्टीपल प्रोसेसर्स को भी जो सपोर्ट करते हैं, यानी मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और वो कहता है कि जो मल्टी पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम इसको जो वो कहा जाता है, क्योंकि वो कहता है कि ये दोनों स्टैंड अलोन और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर जो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और वो कहता है कि ज़्यादातर इसको वेब सर्वर्स के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी ओपन सोर्स है और पॉपुलर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वो कहते हैं कि अपना नेटवर्क जो वो कॉन्फ़िगर करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, या वो कहता है कि जो लिनक्स है इसको भी वेब सर्वर के तौर पर जो वो रन किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास OS X सर्वर आ जाता है। OS X सर्वर जो है ये भी ये मैक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका वर्जन है जो कि एप्पल ने डिज़ाइन किया था। और वो कहता है कि शेयर द फाइल्स, होस्ट वेबसाइट्स एंड मेल सर्वर्स ऑन द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड iOS डिवाइसेस के डिफरेंट फाइल्स को शेयर करने के लिए, वेबसाइट पे अपना डेटा होस्ट करने के लिए, या जो ईमेल सर्वर है यानी जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या जो iOS जो आपकी डिवाइसेस हैं उनके साथ जो वो फाइलें शेयर करने के लिए या उनकी वेबसाइट्स को का डाटा होस्ट करने के लिए इस सर्वर को OS X सर्वर को इस्तेमाल किया जाता है। सोलारिस है ये भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कहता है कि एक वर्जन है जिसको सन माइक्रोसिस्टम ने जो वो इंट्रोड्यूस करवाया था। और आम ज़्यादातर वो कहता है कि इसको ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन मैनेज द हाई ट्रैफिक काउंट्स एंड द सिक्योरिटी फॉर द वेब ट्रांजैक्शंस। तो हर एक की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं। अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस और अकॉर्डिंग टू नीड्स हम अपने वेब सर्वर पे जो वो इन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल करते हैं। नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के लिए जो इसको डिज़ाइन किया गया है। कहते हैं सर्वर पोर्शन रिजाइड्स ऑन अ नेटवर्क सर्वर एंड द क्लाइंट पोर्शन रिजाइड ऑन अ क्लाइंट पोर्शन। यानी जो हमारे पास नेटवर्क पे मैंने आपको बताया था कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया जाए तो उसको नेटवर्क का नाम दिया जाता है। सो वो कहता है कि जो एक नेटवर्क है उस पर एक या एक से ज़्यादा सर्वर कंप्यूटर्स हो सकते हैं जिन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और बाकी सारे कंप्यूटर्स जो है ऐसे क्लाइंट के तौर पर वर्किंग कर सकते हैं। तो जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होंगे उन पर क्लाइंट जो पोर्शन होगा नेटवर्क का वो इंस्टॉल होगा, और जो सर्वर कंप्यूटर होगा उस पर जो नेटवर्क का जो सर्वर पोर्शन है वो वहाँ पर स्टोर होगा। तो ये हमारे जो आज की जो वर्किंग थी। आगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हम जो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे।